हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। आज हम पढ़ने वाले हैं 12th क्लास फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का थर्ड वीडियो। सेकंड वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप उसको वहां से देख लें। और अगर आपने वो वीडियो देख लिया तो ये वीडियो आपको आसानी से समझ में आएगा। तो आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं कूलॉम्स लॉ। किसको पढ़ेंगे? कूलॉम्स लॉ को। तो इसके तो एक्चुअली में कूलॉम्स लॉ क्या होता है ये थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। देखिए क्या है कूलॉम्स लॉ। कूलॉम साइंटिस्ट ने ये बताया कि दो चार्जेस, सपोज दैट ये Q1 चार्ज और ये Q2 चार्ज, ये कुछ दूरी पर रखे हैं, तो इनके बीच पे जो फोर्स लगता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उनके प्रोडक्ट के। इन दोनों के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा और इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के। ये दो बातें बताई थी कूलॉम्स ने। तो इनके अकॉर्डिंग जो फोर्स लगेगा दो चार्जेसों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड में, वो क्या लगेगा? Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये बात आपको किसने बताई थी? कूलॉम्स ने। तो इसी बात को अपन आज अपन क्या करने वाले हैं? डिस्कस करने वाले हैं। तो कूलॉम्स लॉ के ऊपर बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो इस टाइप से आता है, उसके बारे में अपन लिखते हैं। तो क्वेश्चन कैसे आएगा कूलॉम्स लॉ के ऊपर? स्टेट कूलॉम्स statics law and derive the formula for it। और भी इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और भी बढ़ा देते हैं। एंड डिफाइन यूनिट चार्ज। तो इसमें मैंने तीन चीजों को कनेक्ट कर दिया है। आपको पहले कूलॉम्स लॉ बताना है, फिर उसका फॉर्मूला ड्राइव करना है, फिर उसके बाद यूनिट चार्ज को डिफाइन करेंगे। तो इस तरीके से अपन क्या करेंगे? कूलॉम्स लॉ को डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे? कूलॉम्स लॉ की डेफिनेशन बताएंगे। तो आंसर में लिखिएगा कूलॉम्स लॉ की डेफिनेशन। पहले सबसे पहले हेडिंग बनाइएगा कूलॉम्स लॉ। तो मैंने आपको कूलॉम्स लॉ बताया था क्या होता है। अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ उसकी डेफिनेशन अपन लिखें तो क्या बनेगी? अकॉर्डिंग टू Coulomb's law, attractive or repulsive force acting between टू पॉइंट चार्जेस। कैसे चार्जेस होने चाहिए? दो पॉइंट चार्जेस। 2 point charges is directly proportional directly proportional to product of magnitude magnitude of two charges.
दोनों चार्जेसों के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू चार्जेस एंड inversely proportional square of the distance, square of the distance between two charges। देखिए क्या है, क्या बताया गया है इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। अगर कूलॉम्स लॉ को डिफाइन करें तो कूलॉम्स लॉ में इस डेफिनेशन में क्या बताया गया है, कूलॉम्स ने ये बात बताई थी कि इस लॉ के अकॉर्डिंग अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स एक्टिंग बिटवीन द टू पॉइंट चार्जेस, दैट इज जैसे कि ये दो पॉइंट चार्जेस हैं, पहला चार्जेस का नाम मैंने दे दिया Q1 और दूसरा चार्जेस का नाम मैंने क्या दे दिया है Q2, और ये कितनी दूरी पर रख दिए मैंने, 8 दूरी पर, एक दूसरे से 8 डिस्टेंस पर रख दिए हैं। तो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इन दोनों चार्जेसों के बीच में जो फोर्स लगता है वो फोर्स क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू चार्जेस, दोनों चार्जेसों के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इसका मतलब क्या होता है कि अगर यहां पे मैं इन दोनों चार्जेसों की साइज को बढ़ा देता हूं या उनकी वैल्यू को बढ़ा देता हूं तो यहां पे फोर्स भी बढ़ जाता है। अगर मैं दोनों चार्जेसों की वैल्यू को या इनके साइज को कम कर देता हूं तो यहाँ पे ये फोर्स है ना वो कम हो जाएगा, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, उन दोनों चार्जेसों के प्रोडक्ट के। अब इसकी जो डिस्टेंस है ना, इस डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, सॉरी स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। इसका मतलब यह है कि अगर मैं इन दोनों चार्जेसों की डिस्टेंस को कम कर देता हूं तो फोर्स क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर मैंने इस चार्जेसों की डिस्टेंस को बढ़ा दिया तो फोर्स कम हो जाएगा। तो ये इसको इक्वेशन में फर्स्ट नाम दे दूंगा, दूसरी इसका सेकेंड इक्वेशन है। तो ऑन कंबाइनिंग, सॉरी ये लिख लिया, चलो लिख लो, समझ में आ रहा है, आएगा, रब कर दूं, तो देखिए क्या है कि मैंने आपको बताया इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अपन बात कर लेते हैं। देखिए यहां पे मैं इसको दोबारा डिफाइन कर रहा हूं, देखिए दोबारा से लिख लेता हूं। मैं मान लेता हूं कि लेट Q1 and Q2 are two charges, 2 point charges। कैसे, point charges placed, उनको कहां पे प्लेस करते हैं अपन, placed between स्मॉल r डिस्टेंस, कितनी दूरी पर रख देता हूं मैं उनको, r डिस्टेंस पर। तो देखिए ये जो आपका है एक पॉइंट चार्ज ये है, दूसरा पॉइंट चार्ज ये है, इसको मैंने Q1 नाम दे दिया और इसको Q2 नाम दे दिया, और इनको कितनी दूरी पर रखना है, r डिस्टेंस पर। तो मैंने इनको r डिस्टेंस पर रख दिया। तो कूलॉम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या बात बनेगी, तो इन पे जो फोर्स लगेगा अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ, क्या बात बनेगी यहां पे, F जो रहेगा मतलब फोर्स
Q1 Q2 के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम दे देता हूं, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, इन दोनों के बीच की दूरी के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा उस पर लगने वाला फोर्स, उन दोनों चार्जों के बीच में लगने वाले फोर्स। इक्वेशन मान लेते हैं। तो नाउ ऑन कंबाइनिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, देन फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, जो फोर्स की जो इक्वेशन बनेगी, मैंने दोनों इक्वेशन को आपस में क्या कर दिया है, कंबाइन कर दिया है। तो आपका ये इक्वेशन आ जाएगी, ऊपर से रब कर दो, लिख लिया, चलो लिख लो। अब देखिए यहां पे ये जो फोर्स किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इन दोनों के प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के। तो यहाँ पे एक प्रोपोर्शनल साइन आता है, तो प्रोपोर्शनल साइन को हटाते हैं, तो यहाँ पे एक के कांस्टेंट आएगा Q1 एंड Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ पे के क्या है, हियर के is a constant, is a कूलम कांस्टेंट बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, कूलम्स कांस्टेंट। यहां पे के क्या है, कांस्टेंट है। अब के की जो वैल्यू है ना, वो डिपेंड ऑन द मीडियम, किस पे डिपेंड करती है, it depend upon the medium, मतलब k की डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू होती है। जैसे कि यहां पे अपन बात करें और डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम में डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू भी निकालेंगे। यहां पे अपन बात करते हैं इन सीरीज सिस्टम में, किसमें, सीरीज सिस्टम्स में जो k की जो वैल्यू होती है वो होती है 1। तो यहां पे k की वैल्यू 1, k की वैल्यू 1 है, तो f की वैल्यू क्या निकल के आएगी, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। और सीरीज सिस्टम्स में जो फोर्स की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, डाइन। तो यहां पे इस तरीके से, तो सीरीज सिस्टम में अपन फोर्स को इस तरीके से, कूलम्स लॉ को इस तरीके से टाइप करेंगे। अगर वो पूछता है एसआई सिस्टम्स में, तो यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, एसआई सिस्टम में भी बता रहा हूं। एसआई सिस्टम्स में क्या होता है, कूलम्स लॉ है, कूलम्स लॉ में के की वैल्यू क्या होती है, 1/4 एप्सिलॉन, ठीक है, एप्सिलॉन होती है, और 9 × 10⁹। तो मैं यहां पे के की वैल्यू पुट कर सकता हूं। तो ऐसे सिस्टम्स में एफ की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 1/4 इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। और ऐसे सिस्टम्स में फोर्स की जो यूनिट होती है वो न्यूटन होती है। और इसका दूसरा जो फॉर्म बनेगा वो क्या बनेगा आपका, F = 9 × 10⁹ इंटू Q1 Q2
अपॉन आर स्क्वायर। ये तीन फॉर्मूले आपको कूलॉम्स लॉ के बनते हैं। समझ में आ रहा है? अब मैंने क्वेश्चन में आपको एक चीज और भी लिखाई है। मैंने आपको क्वेश्चन में क्या बताया, स्टेटमेंट, फिर उसका फॉर्मूला ड्राइव, तो ड्राइव आपको फॉर्मूले में यहां तक कर दिया। अब मैंने आपको बताया यूनिट चार्ज की डेफिनेशन भी कूलॉम्स लॉ से बतानी है। तो इफ कंडीशन की बात करें तो यहाँ पे जो Q1 और Q2 की जो वैल्यू है वो मैं क्या रख देता हूं 1 के बराबर, और उनकी दोनों की जो डिस्टेंस है उसको भी मैं क्या रखूंगा यूनिट डिस्टेंस पर। तो इफ कंडीशन ऐसे हेडिंग बना लो, यूनिट चार्ज। तो यूनिट चार्ज के लिए अपन ने बात करें तो इसमें इफ Q1 इक्वल टू Q2 इक्वल टू 1 किसके बराबर रख दिया, यूनिट। और इन दोनों चार्जेसों के बीच में जो डिस्टेंस है उसको भी मैं कितना रखूंगा, यूनिट 1। तो यहां पे इसके अकॉर्डिंग बात करें तो यहां पे फोर्स कितना रह जाएगा, 9 इंटू 10 टू दी पावर 9, इतना यूनिट चार्ज में फोर्स होता है। तो इसकी डेफिनेशन अगर बात करें तो डेफिनेशन कैसे बनेगी, इसकी डेफिनेशन लिखेंगे तो हेंस व्हेन टू similar charges are placed in unit distance, कितने में, at unit distance, in vacuum or air, in vacuum or air, then they repel by the force force 9 into 10 to the power 9 Newton. Then they each charge यूनिट चार्ज। तो यहां पे अपन को क्या बात की, अगर Q1 और Q2 की वैल्यू 1 रख देता हूं और R की वैल्यू 1 रख देता हूं तो उस पर लगने वाला जो फोर्स है वो कैसा रहेगा, 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन का। जब ये कंडीशन कैसे आएगी, जब दो चार्जेस कैसे रखें, सिमिलर चार्जेस, तो उन चार्जेसों के कितनी दूरी पर रख दूंगा उनको, यूनिट डिस्टेंस पर, तो उन पर लगने वाला जो फोर्स है वो कितना हो जाएगा, 9 इंटू 10 टू दी पावर 9। तब मैं उन दोनों चार्जेसों को यूनिट चार्ज बोल सकता हूं। ये यूनिट, देखो अभी अपन ने कूलॉम्स लॉ को डिस्कस किया है, तो कूलॉम्स लॉ की कुछ कंडीशन है वो कंडीशन भी डिस्कस कर लेते हैं। इसके कंडीशन के ऊपर कुछ एक क्वेश्चन बना देते हैं। ये क्वेश्चन क्या बनेगा, कूलॉम्स लॉ की कंडीशन के लिए राइट ऑफ द कंडीशन ऑफ कूलॉम्स लॉ, ऐसे बना देते हैं क्वेश्चन। चलो उसी में जोड़ देते हैं। चलो अब देखिए अपन ने कूलॉम्स लॉ को डिस्कस कर लिया था। कूलॉम्स लॉ को डिस्कस करने के लिए कुछ, कूलॉम्स लॉ हर जगह नहीं लगता, कूलॉम्स लॉ की कुछ कंडीशन होती है। वो कंडीशन क्या है वो आपको ये बता देता हूं। तो पहली कंडीशन हेड बना लो, कंडीशन
of Coulomb's law. कंडीशन ऑफ कूलॉम्स लॉ में पहली कंडीशन है इसकी, पहली कंडीशन क्या है, बोथ चार्जेस should be पॉइंट चार्जेस, पहली बात। दूसरी बात क्या है, both charges should be stationary। कैसे होने चाहिए, should be stationary। और नंबर थर्ड है, distance between the 2 point charges distance between the 2 point charges is greater than 10 to the power minus 15 मीटर। ये तीन कंडीशन में आपको अगर ये कंडीशन लगेगी तो वहां कूलॉम्स लॉ लगेंगे, अदरवाइज कूलॉम्स लॉ फॉलो नहीं करेगा। जैसे कि आप हमको बताया है कि कैसे दो चार्ज कैसे होने चाहिए, पॉइंट चार्ज होने चाहिए, और उन वो चार्जेस कैसे कंडीशन में होंगे, स्टेबल कंडीशन में होंगे, और इनकी जो आर डिस्टेंस है, इनके अंदर जो डिस्टेंस है ना वो 10 टू द पावर माइनस 15 से क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए, ग्रेटर होनी चाहिए, तभी इनको फॉलो कूलॉम्स लॉ को अपन लगा सकते हैं, अदरवाइज कूलॉम्स लॉ नहीं लगेगा। देखिए अब इसके कुछ सिग्निफिकेंस है, तो यहां पर अपन क्या बात कर लेते हैं, एक और हेडिंग बना लेते हैं, सिग्निफिकेंस सिग्निफिकेशन ऑफ कूलॉम्स लॉ। तो सिग्निफिकेशन क्या है, मतलब इसके इंपोर्टेंस क्या है कूलॉम्स लॉ की। तो पहला इंपोर्टेंस है इसका, दिस लॉ इज बेस्ड ऑन द एक्सपेरिमेंटल फाइंडिंग्स। दिस लॉ is based on the experimental फाइंडिंग्स। मतलब ये क्या है कि एक्सपेरिमेंटल लॉ है। दूसरा क्या है, द फोर्स एक्टिंग बिटवीन the force acting between the 2 point charges is unaffected। कैसे रहेंगे, is unaffected is unaffected by the presence of other charges। Their vicinity their vicinity VICI
तो देखिए आपको बता दें सिग्निफिकेंस ऑफ कूलॉम्स लॉ क्या है। दिस लॉ इज बेस्ड द एक्सपेरिमेंटल फाइंडिंग्स, ये पहला है, मतलब ये एक्सपेरिमेंटल बेस्ड है। दूसरा क्या है, द फोर्स ऑफ एक्टिंग बिटवीन द 2 पॉइंट चार्जेस, 2 पॉइंट चार्जेसों के बीच में जो जैसे कि यहाँ पे 2 पॉइंट चार्जेस हैं, तो ये इनके ही ऊपर क्या काम करेगा, यहाँ पे कोई बीच में इनका तीसरा पॉइंट चार्जेस है उस पर अनअफेक्टेड रहेगा। उनके आसपास कोई तीसरा अगर कोई चार्जेस रखा है, इनके अलावा कोई दूसरा चार्जेस है, उस पर आपका ये कूलॉम्स लॉ काम नहीं करेगा। ये तो चलिए अब क्या है क्वेश्चन जो बनता है वो अब है क्वेश्चन, आप देखिए समझ में आ रहा है ना पूरा। अब आपके पास जो क्वेश्चन बनेगा वो है आपका इसका एक और क्वेश्चन बनता है। देखिए अभी अपन ने कूलॉम्स लॉ को डिस्कस किया था, तो कूलॉम्स लॉ में अपन को क्या बताया था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स को बताया था, मतलब F क्या था K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये ड्राइव किया गया था। तो ये यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स बोलते हैं इसको। और एक और फोर्स होता है, वो क्या होता है, इसको जो फोर्स बोला जाता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो कूलॉम्स से ड्राइव किया गया था। ये क्या था, F इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और एक और होता है, वो होता है ऐसा ही फोर्स है, उसको ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं, कैपिटल G M1 M2 अपॉन R स्क्वायर। यहाँ पे ये ग्रेविटी पे लगाया जाता है और ये क्या है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड में लगाया जाता है। तो देखिए ये क्या है, ये जो लगता है वो क्या है, दो चार्जेस, तो दोनों चार्जेसों के बीच में R डिस्टेंस, ठीक है, R डिस्टेंस। तो यहाँ पे जो चार्जेसों की वैल्यू क्या है, Q1 Q2। तो इस पर क्या होता है, जो फोर्स लगेगा वो ये लगेगा। और यहाँ पे क्या होता है कि ग्रेविटेशनल वाला जो फोर्स है, ये भी सेंट्रल फोर्स है, और ये भी क्या करता है, ये भी सेंट्रल पर ही लगता है। ये कहां पर लगेगा, सेंट्रल पर ही लगेगा, और ये भी एक सेंट्रल फोर्स है। तो यहाँ पर कैपिटल M मतलब अर्थ का मास, और उसके ऊपर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इसके ऊपर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इसका स्मॉल m, तो और इन दोनों की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, स्मॉल r है। तो यहाँ पे जो फोर्स जनरेट होगा वो कितना होगा, इतना। तो ये दोनों फोर्सेस में कुछ सिमिलरिटीज हैं और कुछ डिसिमिलरिटीज है। तो सिमिलरिटीज क्या है, ये दोनों फोर्सेस कैसे हैं, नीचे स्क्वायर है तो इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं। दूसरा, ये दोनों फोर्सेस कैसे हैं, सेंट्रल फोर्सेस हैं। तो ऐसी कुछ सिमिलरिटीज हैं और इनमें कुछ डिफरेंसेस भी है। तो इसके लिए अपन क्या एक नया क्वेश्चन बना देते हैं। लिखिए नया क्वेश्चन क्या बनेगा, इसमें दोनों में कुछ सिमिलरिटीज है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में और ग्रेविटेशनल फोर्सेस में, और कुछ डिफरेंसेस हैं। तो यहाँ पे अपन इनको क्या है, एक नया क्वेश्चन बना सकते हैं। क्या क्वेश्चन बनेगा बोर्ड एग्जाम में, कैसे क्वेश्चन आ सकता है, राइट डाउन द similarities or difference between electrostatics force and ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन बन सकता है। तो इस क्वेश्चन को अपन पहले क्या लिखेंगे, सिमिलरिटीज। आंसर में क्या लिखेंगे, पहले सिमिलरिटीज।
हेडिंग बनाइए सिमिलरिटी। तो सिमिलरिटीज में पहली सिमिलरिटीज क्या है? बोथ फोर्सेस ऑफ एक द इनवर्स स्क्वायर लॉ क्या बताता है? इनवर्स स्क्वायर लॉ। दूसरा आपका क्या बताता है? दूसरी सिमिलरिटीज है बोथ फोर्सेस आर कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव आंसर भी बहुत है भाई। नंबर थर्ड है बोथ फोर्सेस आर सेंट्रल फोर्सेस। बोथ फोर्सेस आर सेंट्रल फोर्सेस। और लास्ट है both force are active in vacuum। दोनों फोर्स वैक्यूम में क्या रहते हैं? एक्टिव रहते हैं। अब अपन कुछ डिसिमिलरिटीज लिखेंगे। तो डिसिमिलरिटीज क्या है इसकी? लिख लो डिफरेंस। डिफरेंस तो ये हेडिंग बनाइएगा। तो पहले डिफरेंस क्या है इसमें? बोथ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज द नेचर ऑफ both attractive or repulsive। electrostatics force is the nature electrostatic force is the nature both attractive or repulsive, but gravitational force only attractive force देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में ये अट्रैक्टिव भी कर सकता है और ये रिपल्सिव भी कर सकता है, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा क्या करता है? अट्रैक्टिव करता है। और दूसरी बात, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज स्ट्रॉन्गर देन द ग्रेविटेशनल फोर्स। देखिए जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ना, वो क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, मच स्ट्रॉन्गर। कितना? बहुत ज्यादा। दूसरा क्या डिफरेंस बनेगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स is much greater than strong, sorry,
stronger than the gravitational force. तो ये दो डिफरेंसेस हैं। ये क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ज्यादा स्ट्रांग होता है कंपेयर टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इस तरीके से क्या है अपना ये